नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारती स्टडी पॉइंट और मैं हूं सोनू सर। कुछ व्यवस्था ना हो पाने और कुछ मेरी आंतरिक समस्या की वजह से मैं आप सबके बीच वीडियो लेकर उपस्थित नहीं हो रहा था, लेकिन संभवतः वे सारी समस्याएं और जो भी व्यवस्था का समस्या था वे दूर हो चुके हैं। अतः मैं आप सबके बीच आपके लिए मैट्रिक क्लास के जो सिलेबस है मैं आपके लिए डेली कुछ ना कुछ लेकर आते रहूँगा। जैसे कि आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ हिंदी, जिसका प्रथम पाठ रहेगा आपका, जैसे देख पा रहे हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो सबसे पहले हम पाठ में प्रवेश करने से पहले इस पाठ के परिचय के बारे में कुछ जानकारी ले लें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, पाठ का नाम हुआ श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अब बात करें इस पाठ के लेखक का नाम, तो मैं आप सबको बता दूं, इस पाठ के लेखक का नाम होगा आपके बाबा भीमराव अंबेडकर जी। आपने सही समझा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का नाम क्या है, तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी। अब मैं बात करूं, ये जो पाठ आप श्रम विभाजन और जाति प्रथा देख रहे हैं, इसको बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक भाषण के रूप में अंग्रेजी मीडियम में तैयार किया था। अब वो भाषण इतना ना बेजोड़ रहा, मतलब कि जो भाषण, जैसे कोई भी नेता स्वभाव के व्यक्ति होते हैं तो उनको कहीं भाषण देने जाना होता है तो किन बिंदुओं पर बातें करनी होती है, या हमको क्या बोलते हैं, लोगों को प्रेरित करनी होती है, उनके बारे में पहले गहन अध्ययन किया जाता है, गहन मंथन किया जाता है। मंथन करने के तत्पश्चात उसको लिखित रूप में तैयार किया जाता है और तब उसी आधार पर वहां बोला जाता है। तो ये जो पाठ आप देख रहे हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह बाबा भीमराव अंबेडकर के एक भाषण के लिए तैयार किया गया था, एक पुस्तक जिसका नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अब वो था इंग्लिश मीडियम में, लेकिन उसको हिंदी मीडियम में एक ललई सिंह यादव जो थे उनको रूपांतरण किया था। तो इस तरह हम कह सकते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो हिंदी रूपांतरक होंगे वो आपको कौन होंगे, तो ललई सिंह यादव जी होंगे। ठीक है। अब चलते हैं कि ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा को जो लिया गया है, कहां से लिया गया है, उद्धत कहां से है। ठीक है। तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बोला कि बाबा भीमराव अंबेडकर के एक विख्यात भाषण जो था उसको एक बुक के रूप में बाद में तैयार कर दिया गया, जिसका नाम रखा गया एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। अब ये जो जाति प्रथा और श्रम विभाजन है, आपसे पूछ दे कि कहां से लिया गया है, तो बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा, बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक एनिहिलेशन नामक से लिया गया है। ठीक है। मुझे विश्वास है कि आप सबको यहाँ तक की चीजें समझ में आई होंगी। अब इस पाठ के परिचय में हम देख रहे हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर आ जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अब यहाँ बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी हम सबको मिल जाए तो हमारे लिए बेटर साबित होंगे, क्योंकि इतिहास उसी को दोहराती है जिससे हम मानव को कुछ ना कुछ प्रेरणा मिले। तो जाहिर सी बात है, इतने बड़े चेहरा आज भारत में बाबा भीमराव अंबेडकर का गूंज है, नाम है, यश है, तो निश्चित रूप से ऐसा ना है, कुछ ना कुछ उनके जीवन से हम मानव जाति को प्रेरणा मिलने वाला होता है, जिसकी वजह से इनके नाम आज भी जिंदा है।
तो इसी नाते इनसे कुछ और एक्स्ट्रा हमको प्रेरणा मिल जाए, थोड़ा इनके परिचय के बारे में, संक्षिप्त परिचय के बारे में हम जानकारी ले लें। जैसे जन्म की बात करें, इनके जन्म की बात करें तो इनकी जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के आपका एक महू नामक जिला है। कौन जिला जी? महू नामक महू नामक जिला में हुआ था। महू नामक जिला में एक दलित परिवार में हुआ था, एक दलित परिवार में हुआ था। आपने सही सुना। बाबा भीमराव अंबेडकर के जन्म की बात करें तो उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू नामक जिला में एक दलित परिवार में हुआ था। अब बात करें इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु आपको दिल्ली में इलाज के दौरान 1956 ईस्वी में हो गया। किस ईस्वी में? तो 1956 ईस्वी में। अब बात करें इनके परिचय के बारे में, शिक्षा का, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वे ग्रामीण इलाके में ही हुआ, लेकिन उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए चूंकि ये शुरू से ही क्या थे, मेधावी विद्यार्थी थे, तो इनकी मेधावी के देखते हुए, पढ़ाई के प्रति ललक को देखते हुए जो बड़ौदा के नरेश थे, बोले तो बड़ौदा आपको आज के वर्तमान समय में क्या बोलते हैं, गुजरात के एक जिला है बड़ौदा। तो बड़ौदा के जो नरेश थे, अर्थात बड़ौदा के जो शासक थे उस समय, जिस समय का हम बात करें, उस समय हमारे भारत में लगभग 560 के करीब में राजाएं हुआ करते थे। उनमें से एक बड़ौदा के नरेश थे, जिन्होंने इनको बाबा भीमराव अंबेडकर को प्रेरित करके विदेश में शिक्षा के लिए भेजे। तो सबसे पहले ये अमेरिका गए। तो प्रारंभिक शिक्षा की बात करें, प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो ये गांव में ही हुआ। कहाँ हुआ? गांव में। आगे के उच्च शिक्षा की बात करें, उच्च शिक्षा, तो उच्च इनका जो शिक्षा था, उच्च शिक्षा आपका कहाँ हुआ? तो अमेरिका में। उच्च शिक्षा की बात करें तो अमेरिका। उसके बाद वे लंदन चले गए, लंदन। फिर लंदन क्यों गए? तो शिक्षा के लिए। अब किसके प्रेरणा पर? तो बड़ौदा के नरेश के कहने से मुझे विश्वास है कि शिक्षा के बारे में भी जो हमने जानकारी दिया वो और सब आपको समझ में आया होगा। अब बात करें कि उनकी जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र थी, उनमें इनके क्या योगदान रहा। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक का मतलब समझते हैं कि समाज में जो कुछ अच्छे भी है, कुछ गलत भी है। तो अच्छा तो सबके लिए अच्छा है, और जाहिर से बात है कि अच्छा सबको सुखी शांति तो प्रोवाइड करेगा करेगा, लेकिन कुछ बुराइयां भी होती है। तो बुराइयां को यदि इस कदर सभी लोगों के द्वारा छोड़ दिया जाए तो इतने न चरम सीमा पर चल जाएंगे कि जिस तरह जंगल में होता है, जिसकी लाठी उसकी भाष, जो जीता वही, मन जो बलवान है, जो बलशाली है, उसी का हुकूमत रहेगा, और बाकी वो लोगों पर जिस तरह भी चाहे उस तरह राज उसका कर सकता है। तो ये रहा, यदि गलती को हम अपने समाज में ऐसा ही खुला छोड़ दे तो जंगल राज की तरह हो जाएगा। लेकिन ऐसा ना है कि हम समाज में जैसे कि हम चुप है, आप चुप है, तो कोई ना कोई इतने लोगों में जरूर हो जाएंगे जो समाज से प्रेम करने वाले होंगे। तो जब जाहिर से बात है जो समाज प्रेमी होंगे, अब समाज में कोई गलती हो तो उसे तो बर्दाश्त होगा नहीं, तो उसके निवारण के लिए कुछ ना कुछ तो आवाज उठावे करेंगे, या जो भी हो अपने स्तर से कुछ ऐसे जरूर प्रयास करेंगे जिससे ये जो बुराइयां फैल रही है हमारे समाज में वो हद तक कम, हालांकि इसको संपूर्णतः खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ बहुत हद तक इसको दूर किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। तो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उनकी क्या भूमिकाएं थी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में वे सक्रिय
भूमिका निभाते हुए, सक्रिय मतलब इतना होता है सकारात्मक तौर से भूमिका निभाते हुए हमारे समाज के जो दलित वर्ग थे, जिसको पुराने जमाने में अछूत भी बोला जाता था और आज के डेट में तो भारत में फिलहाल बहुत नाम मात्र का ही रह गया है, तो दलितों के लिए, मजदूरों के लिए और स्त्रियों के लिए, ये जो तीन लोग थे ना, तीन जाति के लोग थे उस समय, बहुत ज्यादा समाज में इनका शोषण हो रहा था। तो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाते हुए दलित और उसके बाद बोलते हैं मजदूरों और स्त्रियों को मानवीय अधिकार और सम्मान के लिए, दलित, मजदूरों और स्त्रियों के मानवीय अधिकारों एवं सम्मानों के लिए, मानवीय अधिकार का तात्पर्य यह होगा कि मानव जीवन के लिए जो अधिकार होने चाहिए, मानव जीवन को अच्छा से जीने के लिए जो अधिकार मिलने चाहिए, उन अधिकारों के लिए और सम्मान के लिए। सम्मान बोले तो एक ना होता कि पहले के जमाने में, यार क्या बोले, पहले के जमाने में ऐसा होता था कि हम कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो दलित के साथ बैठना तो दूर से ही, उसके साथ घूमना भी पसंद नहीं करते थे। वे जहां जाते थे उसको समझा जाता था कि वो अछूत हो गया। यहाँ तक जैसे मान लीजिए कि किसी कुआं से उसको पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। लोगों के मानना था कि यदि ये लोग जिस कुआं से पानी पी लेंगे, अब वो कुआं अपवित्र हो गया, अर्थात अछूत हो गया। तो जाहिर से बात है, देखा जाए तो उन लोगों को सम्मान नहीं थे समाज में। तो इन्हीं मानवीय अधिकारों और समाज सम्मान के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किए। कौन? तो बाबा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अब आगे चलते उपलब्धि। उपलब्धि का मतलब हुआ, जैसे मैं आपको बोल दूं कि मैंने अपने जीवन में जो इस मानव जीवन को जिया, तो इस मानव जीवन को जीने के दौरान में मैंने समाज के लिए या लोगों के लिए या अपने परिवार के लिए या इस दुनिया के लिए हमने क्या किया, तो जो किया वही हमारी क्या है, उपलब्धियां हैं। तो ठीक उसी तरह देखें तो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर की उपलब्धियां क्या थी, चलिए अब इस पर चर्चा करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जी थे, वे इतिहास सीमांसक थे। इतिहास सीमांसक थे। अब चलिए इसके मतलब को समझते। इतिहास का मतलब तो हमको जानकारी है। अब सीमांसक का अर्थ क्या होता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो सीमांसक होते हैं, जो सीमांक होते हैं, जो सीमांक होते हैं उन्हीं को सीमांसक बोला जाता है, सीमांसक बोला जाता है। अब रहा कि ये सीमांक का अर्थ क्या होता है, तो मैं यहां भी आपको बताना चाहूंगा। सीमांक का अर्थ होता है कि किसी भी विषय को गहराई से विश्लेषण करना। हमने बोला कि किसी भी विषय के गहराई से विश्लेषण करना सीमांक कहलाता है। और विश्लेषण का मतलब क्या होता है, उसके बारे में बहुत बढ़िया से क्या करना, जानकारी देना। अब यहाँ कैसे, तो क्या बोलते हैं, गहराई से। जैसे आपसे बोला जाए, आपसे नहीं, 5-6 व्यक्तियों से बोला जाए कि आप शिक्षा के बारे में कुछ कहिए, आप शिक्षा के बारे में कुछ कहिए, आप शिक्षा के बारे में कुछ कहिए, तो इनमें कुछ ऐसे व्यक्ति हमको मिलेंगे कि शिक्षा के बारे में तो बात करेंगे सही, लेकिन उतनी गहराई नहीं होगी। बोले तो ऊपरे झापरे बता देना, इसके वास्तविकता को अच्छा से ना दर्शा पाना। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि शिक्षा के बारे में आपको इस तरह इतनी गहराई में डुबा देंगे कि उसका क्या होता है, शिक्षा हमारे राष्ट्र के लिए, स्वयं के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए कितनी आवश्यक चीज है, इनके बारे में आपको इतनी गहराई में डुबा देंगे कि आप पूरी उसको क्या करोगे, समझ जाओगे। तो इसको हम कह सकते हैं कि शिक्षा के बारे में गहराई से विश्लेषण करना। तो विषय कोई भी हो, शिक्षा के बारे में हो, परिवार के बारे में हो, देश के बारे में हो, गलत के बारे में हो, सही के बारे में हो, किसी भी चीज के बारे में गहराई से विश्लेषण करना आपका सीमांक कहलाता है। और ये सीमांक का गुण जिन व्यक्तियों में होता है, उन व्यक्तियों को सीमांसक बोला जाता है। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आपको यहाँ समझ में आया होगा। तो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जो थे वो इतिहास सीमांसक थे। इतना ही नहीं,
वो विधिवेदा भी थे। विधिवेदा का अर्थ होता है कि जैसे कानून को बनाने वाला, किसको? कानून को बनाने वाला। उसके बाद वे समाज शास्त्री भी थे। उसके बाद चला जाए तो अर्थशास्त्री भी थे और शिक्षाविद भी थे। अब यहां देखते हैं शिक्षाविद का अर्थ क्या हुआ। जैसे कि शिक्षा दीक्षा तो हम लोग समझ रहे हैं, तो शिक्षाविद का अर्थ यहां हमको समझना है। तो कुछ मतलब कि एक होता है परंपरा। क्या होता है? परंपरा। तो शिक्षा के जो परंपरागत तरीकाएं होती हैं, शिक्षा लेने की या देने की जो परंपरागत तरीकाएं होती है, परंपरागत का अर्थ होता है जो पुराने जमाने से हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। तो शिक्षा के परंपरागत तरीकाओं में कुछ इस तरह बदलाव किया जाए, कुछ इस तरह बदलाव किया जाए कि अब शिक्षा लेने और देने का जो काम है, इसमें क्या बोलते हैं, कम समय में और अच्छा से जाना जा सके। अब इसके लिए कुछ दिमाग लगाना, अपने माइंड को खटाने की रे, इस विषय को हम लोग ऐसे ऐसे पढ़ रहे थे। अब यदि इसी चीजों को इस तौर तरीका से हम ले, तो लेने वाला भी अच्छा से समझेगा और देने वाला में भी, माने देने में भी क्या होगी, सहूलियत होगी। तो इस तरह बाबा भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना अहम भूमिका को दिया, जिसके वजह से वो शिक्षाविद भी कहलाते हैं। तो हमने बाबा भीमराव अंबेडकर की क्या बोलते हैं उपलब्धियां को भी देखा। अब चलते हैं उनके प्रमुख रचना एवं भाषण। प्रमुख उनके बोले तो बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रमुख रचना एवं भाषण। रचना का अर्थ ये हुआ कि अपने अनुसार कुछ उन्होंने किताब उताब को लिखा होगा, कविताएं लिखी होंगी, काव्य लिखे होंगे, वांग्मय लिखे होंगे ना। तो इस तरह उनकी रचना हुई, ये रचना हुआ। और भाषण, क्या बोलते हैं भाषण। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हमने देखा कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में स्त्रियों, मजदूरों और अछूतों के मानवीय क्या बोलते हैं अधिकारों और सम्मान दिलाने के लिए अथक प्रयास किए। तो जाहिर सी बात है, जो इस क्षेत्र में उतर जाते हैं तो जमाना उसको नेता के नजरिए से देखती है। ठीक है। अब इतनी बड़ी समस्या को किसी समाज से उखाड़ कर फेंकना है, तो जाहिर सी बात है वहां सबसे पहले सभी लोगों में जागरूकता का होना जरूरी है। ये संभव कब होगा? जब लोगों में जागरूकता आ जाएगी तब। अब लोगों में जागरूकता कब आएंगे? तो जब तक आप लोगों के बीच जाकर कुछ नहीं बोलिएगा, इसकी गलत सलत के बारे में, इसके सही और गलत के बारे में नहीं बताइएगा कि आज हम हमारी जो सामाजिक व्यवस्थाएं है, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, हम जिस दिशा में जा रहे हैं, ये हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए कहाँ तक उचित है। दूसरे भी कोई और समाज है, वो उनकी जो सामाजिक विशेषताएं हैं, यदि वो उस विशेषता के आधार पर चल रहे हैं, उस धारा में, उस दिशा में चल रहे हैं, तो उनको जीवन में क्या होने वाले हैं, या फिर वे कितने अच्छे जी रहे हैं और हम लोग कैसे जी रहे हैं, इसमें जब तक तुलना नहीं कराइएगा, जब तक इसके बारे में नहीं बताइएगा लोगों के बीच जाकर, तब तक लोगों में जागरूकता आना असंभव है। और जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएंगे, तब तक ये जो अछूत हुए नारी और जो भी समस्याएं हैं समाज के, वे दूर होने वाले नहीं। तो जाहिर सी बात है, जिनके ऊपर इतनी सारी जिम्मेवारियां हैं, तो जाकर कहीं ना कोई तो भाषण देवे करेंगे, ना कि सवाल नहीं है। तो हम उन्हीं भाषणों और रचनाओं के बारे में कुछ जानकारी यहाँ लेने वाले हैं। सभी जानकारी तो नहीं, उसमें जो प्रमुख जानकारी है उनको लेते हैं। तो देखते हैं उनके द्वारा रचनाएं कौन कौन थी। तो नंबर 1 में ले, तो एक में था द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया। दूसरा क्या में था हु आर दे, हु आर दे। तीसरा में चले तो हु आर शूद्रा, शूद्रा। तीसरा में चले, आपका चौथा में चले तो चौथा में था द अनटचेबल, द अनटचेबल। उसके बाद चले तो ये हो गया आपका 4 में। 5वां में चले तो 5वां में था बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धा एंड हिज धम्मा। 5वां में चले तो 5वां में आपको देखने को मिलेगा बुद्ध एंड कम्युनिज्म, बुद्धिज्म, बुद्धिज्म,
एंड कम्युनिज्म, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। उसके बाद चले तो आपका 5 में होगा। छठा में देख ले तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। 7वां में चले तो 7वां द राइज एंड फॉल, द राइज एंड फॉल हिंदुज्म, हिंदू वीमन। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रमुख रचना और क्या हुआ, भाषण हुआ। अब देखते हैं प्रेरक, जहां लिखा है एक टॉपिक है प्रेरक। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी चांद के पार चले गए हैं, अब यहां चांद के पार जाने का तात्पर्य क्या हुआ, तो मैं आपको बताऊंगा कि चांद के पार क्या है, तो चांद के पार तारा है। और तारा एक ऐसा चीज है कि दुनिया के किसी भी कोना से देखा जा सकता है। हालांकि चांद भी दिखाई देते हैं, लेकिन हर समय दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, रोज 15 के लिए अनुपस्थित रहते हैं और 15 दिन के लिए उपस्थित रहते हैं, लेकिन जो ताराएं हैं वे हमेशा दिखाई देती है। ठीक है, तो चांद के पार जाना अर्थात तारा बनना। और तारा एक ऐसा चीज है कि दुनिया के हर दिश माने दुनिया में हर जगह दिखाई देता है। ठीक उसी तरह जो लोग पॉपुलर हो गए होते हैं, या सीधे तौर पर बोले तो जिनकी काम बहुत अच्छी होती है, जो प्रेरणादायक होती है, ठीक है, वे दुनिया में इतने में पॉपुलर हो जाते हैं कि दुनिया के हर कोना में उनकी नाम गूंजती है। तो जिस तरह तारा दुनिया के हर कोना से प्रतिदिन दिखाई देते हैं, उसी तरह जो अच्छे जिनके कर्म होते हैं वे क्या बोलते हैं, दुनिया में उनको हर लोग जानते हैं। तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों को बोला जाता है कि वो चांद के पार चले गए हैं। तो जितने भी चांद के पार चले गए हैं, उनके जीवन में कोई ना कोई अवश्य ही प्रेरक जरूर होगा, प्रेरक कोई ना कोई जरूर ही होंगे। ठीक है, तो उसी तरह हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी थे, उनके भी 3 प्रेरक थे। पहला देखें, प्रेरक का मतलब जिससे हम प्रेरित हो रहे हैं, जिनके कर्मों से, जिनके विचारों से, जिनके हाव भाव से हम प्रेरित हो रहे हैं, अर्थात पसंद करें उनके कार्यों को। और इतना ही नहीं बल्कि उनके पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोल सकते हो कि वे व्यक्ति हमारे प्रेरक हैं। तो प्रेरक बोले तो बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रेरक बोले तो एक में थे महात्मा बुद्ध भगवान, एक में थे बुद्ध भगवान, दूसरा ले लिया जाए तो कबीर दास थे, कबीर दास, तथा तीसरा में लिया जाए तो ज्योतिबा फूले थे, ज्योतिबा फूले जी थे। कौन थे? फूले जी थे। सीधे सीधे तौर पर तो बाबा भीमराव अंबेडकर का जो जीने का तौर तरीका था, इन्हीं लोगों के पद चिन्हों के अनुसार वे अपना जीवन को गुजारा करते थे। अब एक झलक मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो क्या बोलते हैं, एनिहिलेशन नामक पुस्तक से लिया गया था। अब उस पर एक थोड़ा सा चर्चा करेंगे, फिर हम अपने पाठ में प्रवेश कर जाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो जात पात का जो हमारे भारत में इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी, इनको दूर करने के लिए हर साल एक अधिवेशन को बुलाया जाता था, जिसमें भारत के ही नहीं बल्कि दूसरे भी देश के अलग अलग भागों से लोग उसमें शामिल होते थे। तो उसी का एक वार्षिक अधिवेशन था जो लाहौर में था। और किस समय? तो 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में एक लाहौर में अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता स्वयं बाबा भीमराव अंबेडकर करने वाले थे। और उन्हीं उसी अधिवेशन में अपने भाषण देने के लिए ये जो एनिहिलेशन नामक पुस्तक है उसको तैयार किए थे। हालांकि उस समय पुस्तक तैयार नहीं हुआ था, उस समय उनके विचार थी कि हमको ऐसा ऐसा बोलना है, लेकिन किसी कारणवश ये जो 1936 के जो अधिवेशन थे, उनकी अध्यक्षता में लाहौर में
वह किसी कारणवश उसको स्थगित कर दिया गया। अब ये जो भाषण तैयार किए थे धरे के धरे रहने रह गया, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको हम क्या करें, एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में लिखितबद्ध कर दें। तो उन्हीं भाषण को उन्होंने क्या किया, एलिनेशन ऑफ द कास्ट नामक किताब में क्या किया, लिख दिया। अब उन्हीं किताबों को क्या किए, जो ललाई सिंह यादव जी थे उनको हिंदी रूपांतरण में कर दिए, और ये भी किंचित रूप में है। किंचित का मतलब जो हम पाठ पढ़ने वाला है ना, ये जो संपूर्ण भाषण थी उनकी, उनको उनका एक थोड़ा सा अंश ललाई सिंह यादव के द्वारा हिंदी में रूपांतरण करके आपको और हम तक इसको पहुंचाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए अब हम अपने पुस्तक में प्रवेश करते हैं।